अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 1C का लेक्चर है। जो पहला लेक्चर था मैंने चैप्टर 1 में 1A करवाई थी। 1B में क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, वो वही कॉन्सेप्ट है जो आपने 3 और 4 क्लास में सीखा था, सिर्फ थोड़े से लार्ज नंबर्स आ गए हैं। लेकिन जो इसमें ग्रेड 5 में नॉर्मली बच्चों को परेशानी होती है वो यही होती है कि जी मल्टीपल्स ऑफ 10 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो आपने प्रोसेस नहीं करना। जब भी आपने किसी होल नंबर को मल्टीपल्स ऑफ 10 यानी 10, 100 या 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने पूरा प्रोसेस नहीं करना। जस्ट उसका एक शॉर्टकट तरीका बताने लगूँ कि उतने ज़ीरो उसमें ऐड कर देते हैं या उसके साथ अटैच कर देते हैं। इसी तरह जब हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 से, यानी 10 से, 100 से या 1000 से या 10,000 से, तब भी हमने उसको पूरा लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए डिवाइड नहीं करना, बल्कि जस्ट उसके जो एंडिंग ज़ीरोज़ होते हैं उनको ख़त्म करके भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये टेक्निक आपको बताऊंगा। दूसरा, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं पेज नंबर 16 पे, वर्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर बच्चों को इशू आता है कि जी उनको स्टेटमेंट नहीं लिखने आती या उनको तरीक़ाकार नहीं बताया जाता। तो आज आपको आसान तरीके से बताऊँगा कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हैंडल करना है और कैसे हमने उसका सारा प्रोसेस करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 14, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। यानी ये मैंने एग्जांपल अपने पास एज्यूम की है। जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप इसी मेथड के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1, 4357 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 4357 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने मल्टीपल्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है तो जो इसका नंबर है 4357, इसके साथ एक ज़ीरो अटैच कर देंगे, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 10 में यही होता है कि अगर आपने 10 से किया है तो ज़ीरो अटैच लगाएंगे, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, 1000 से कर रहे हैं तो 3 ज़ीरो लगा देंगे, एंड सो ऑन। कि यानी जब भी मल्टीपल्स ऑफ 10 से आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना और वो होल नंबर हो, यानी उसमें डेसिमल या पॉइंट ना हो, तो जस्ट क्या करना है, जितने ज़ीरोज़ हैं उन सबको आपने यूनिट प्लेस पे प्लेस कर देना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 75185 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखें इसमें क्योंकि 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, जरा 75185 लिखने के बाद 2 ज़ीरोज़ के साथ अटैच कर देंगे, यानी आपने इसको पूरा प्रोसेस के ज़रिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, 8736 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब यही करेंगे, 8736 लिखेंगे और इसके साथ 1230 अटैच कर देंगे। तो आपने देखा कि कितना आसान तरीका है कि जब भी किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो मल्टीपल्स ऑफ 10 से, यानी 10 से, 100 से या 1000 से, तो आपने पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो आपने यूनिट प्लेस पे अटैच कर देने। नाउ डिवाइडिंग बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। इसी तरह जब हम किसी होल नंबर को मल्टीपल्स ऑफ 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी देखेंगे जो नंबर है अगर उसके एंड पे कोई ज़ीरोज़ हैं तो आपने उन ज़ीरोज़ को ख़त्म कर देना है। डिपेंड करेगा कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट पे जो लास्ट ज़ीरो होगा उसको ख़त्म कर देंगे। अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो यूनिट और टेंस की प्लेस पे जो ज़ीरोज़ होंगे उनको ख़त्म कर देंगे। सिमिलरली 1000 से या 10,000 से। कैसे, ये देखिए। एग्जाम्पल 2, 871600 डिवाइडेड बाई 10। तो ये देखें जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो नंबर था हमारे पास 871600, इसमें 2 ज़ीरो थे, तो इसका जो यूनिट वाला ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो है, जैसे इसको ख़त्म कर देंगे और बाकी आंसर लिख देंगे, यानी 87160। सेकेंड एग्जाम्पल, 98750 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 है तो इसका मतलब जो यूनिट और टेंस की प्लेस पे जो 2 ज़ीरो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, यानी 9875। सिमिलरली अगर हमने डिवाइड करना हो 47308 को 1000 से, तो अब 1000 में क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं तो जो यूनिट, टेंस और 100 की प्लेस पे जो 3 ज़ीरो थे वो तीनों ख़त्म हो जाएंगे, यानी 47308 आ गया। यानी इसका मकसद क्या हो गया कि जब भी आपने किसी होल नंबर को डिवाइड करना हो मल्टीपल्स ऑफ 10 से, यानी 10 से, 100 से या 1000 से, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसके एंड पे जो ज़ीरोज़ हैं उन ज़ीरोज़ को आप ख़त्म करते जाते हैं। डिपेंड करेगा कि आप 10 से कर रहे हैं तो 1 ज़ीरो ख़त्म होगा, 100 से करेंगे तो 2 ज़ीरो ख़त्म होंगे, 1000 से करेंगे तो 3, और अगर आप 10,000 से करेंगे तो लास्ट वाले 4 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था
कि जब हमने मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो किसी भी होल नंबर को मल्टीपल्स ऑफ 10 यानी 10, 100, 1000 या 10,000 से, तो आपको प्रोसेस बता दिया कि मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसके साथ वो नंबर या जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, 10 में 1 होता है, 100 में 2 होते हैं, 1000 में 3, वो नंबर ज़ीरोज़ उसके साथ अटैच कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो उसी तरह अगर आप 10 से कर रहे हैं तो लास्ट वाला 0 और 10 ख़त्म कर देंगे। इसी तरह अगर आप 100 से कर रहे हैं तो यूनिट और टेंस वाले ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, और अगर 1000 से कर रहे हैं तो यूनिट, टेंस और 100 वाले ज़ीरोज़ ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, पेज नंबर 16 पे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको तरीका बताने लगा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो इसमें दी हुई है उसमें दो ही मेथड यूज़ हो रहे हैं कि या तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होता है या डिवाइड करके निकालना होता है। अब कैसे पता चलेगा कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये डिपेंड करता है स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन पे। अगर आपको स्टेटमेंट में बताया हो कि कोई बड़ी वैल्यू दी हुई है और ईच की निकालनी है वैल्यू, या 1 की निकालनी है, मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए कि 100 बुक्स जो है वो 1000 की आती हैं, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, यानी ईच बुक की कॉस्ट होगी, तो हमेशा उसमें हम डिवाइड करेंगे। मतलब क्या हो गया कि जब आपको बिग अमाउंट दी हुई हो और 1 यूनिट की या 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालनी होगी या ईच की वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जब आपको किसी चीज़ की ईच की वैल्यू दी हो यानी 1 यूनिट की वैल्यू बताई हो और ज़्यादा की फाइंड करनी होगी, तब हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया है कि एक स्टोर है विच वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉर कैंडल्स, कि कोई स्टोर है वो कैंडल्स को परचेज करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है। अब उसमें बताया कि जी इफ़ 1 बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स, कि एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हैं और जो स्टोरमैन है वो क्या करता है, अपने पास स्टॉक रखना चाहता है। स्टॉक का मतलब है वो चाहता है कि इतनी कैंडल्स हर वक्त मेरे पास हों। कितनी कैंडल्स हों उसके पास? 1,000,080, यानी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1 2 3 यानी कॉमन लगाएंगे, यानी 100,080 यानी 100,080 या 1,80,000 कैंडल्स वो अपने पास स्टॉक में रखना चाहता है। तो पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस, कि कितने बॉक्सेस का वो ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके पास स्टॉक में 1,80,000 कैंडल्स आ जाएं। अगेन अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी अमाउंट आपको गिवन है, यानी 1,80,000 या 100,080, और हमने फाइंड क्या करनी है कि ईच बॉक्स के कितने बॉक्सेस हमारे पास आएंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि हम इसको डिवाइड कर देंगे। स्टेटमेंट में लिखेंगे पहले नंबर ऑफ कैंडल्स इन 1 बॉक्स, के एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स हैं, 144। स्टॉक नीडेड, कि कितना स्टॉक है जो आपने या उस शॉपकीपर ने अपने पास रखना है, उसकी वैल्यू उसने बताई है कि 1,000,080 या 100,080 कैंडल्स वो चाहता है कि उसके पास हर वक्त स्टॉक में मौजूद हो। तो लिखेंगे स्टॉक नीडेड 1,000,080। अब है कि कितने बॉक्सेस का वो ऑर्डर प्लेस करेगा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस, कि जो आपके पास स्टॉक नीडेड था उसको डिवाइड कर देंगे ईच बॉक्स से, यानी एक बॉक्स में 144 कैंडल्स थी, तो लिखेंगे 1,000,080 डिवाइडेड बाय 144। अब डिवीजन करने का मेथड सबको ही आता है कि आप इसको जिस तरह ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, 1,000,080 को 144 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 695। इसका मतलब है कि अगर एक बॉक्स में 144 कैंडीज हों तो 695 ऐसे बॉक्सेस होंगे कि उसका जो स्टॉक है 1,000,080 का स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड न्यू होम्स फॉर द 382 होमलेस फैमिलीज, कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि होमलेस फैमिलीज का मतलब जिन लोगों के पास घर नहीं है, तो ऐसी 382 फैमिलीज हैं जिनके पास घर नहीं है और गवर्नमेंट चाहती है कि उनको घर बना के दे। अब जो घर गवर्नमेंट बना के देना चाहती है, हर घर की कीमत बताई हुई है, यानी कॉस्ट ऑफ ईच होम इज़ ₹400,960 या 4,09,960, यानी गवर्नमेंट 362 ऐसी फैमिलीज जो होमलेस हैं जिनके पास घर नहीं है वो गवर्नमेंट उनको घर बना के देना चाहती है, और एक घर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 400,960,
या 4,09,60 रुपये। तो अब हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी होगी। कि अगर गवर्नमेंट 382 या 382 ऐसे घर बनाए और एक घर की कॉस्ट है वो 400,960 हो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यानी तमाम घर जब बन जाएंगे तो गवर्नमेंट की कितनी कॉस्ट आएगी। अगेन क्योंकि ईच कॉस्ट दी हुई है यानी एक घर की कॉस्ट बताई हुई है, और ज़्यादा की फाइंड करनी कितनी 382 सच होम्स के लिए बनानी है। तो इसका मतलब है ईच की वैल्यू दी हुई है और ज़्यादा की फाइंड करनी है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर ऑफ होमलेस फैमिलीज, ये कितनी है होमलेस फैमिलीज हैं यानी जिनके पास घर नहीं है, वो है 382। कॉस्ट ऑफ ईच होम के हर घर की कितनी कॉस्ट आएगी ₹400,960। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यानी एक प्रोजेक्ट होगा कि 382 घर बनाना कोई आसान काम, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट, यानी तमाम चीज़ों को जब इकट्ठा कर लेते हैं उसको कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट। कि अगर 382 होम्स गवर्नमेंट इकट्ठे बनाएगी तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल टू जो एक घर की कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ घर से या नंबर ऑफ होम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ईच होम की जो कॉस्ट है वो है ₹400,960 मल्टीप्लाइड बाय 382, क्योंकि 382 होम्स बनाने हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, लिखेंगे ₹400,960 मल्टीप्लाइड बाय 382। अब इसको आपने प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका आता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट आ जाएगी ₹153,166,720। और जो मैंने पहला लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि इसको आपने किस तरह से मिलियंस या बिलियंस में कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल स्टाइल में। उसका तरीका बताया था कि जब आपकी फिगर आ जाए तो आपने राइट से लेफ्ट हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस करना है और वो अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इंटरनेशनल स्टाइल। ये देखें 027 के बाद एक कॉमा लगाया, फिर 661 के बाद, फिर 3, 5 और 1 के बाद। अब इसको पढ़ना आसान है। जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो कितनी आ रही है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, यानी 153,166,722, यानी जो 382 होम्स बनाने हैं गवर्नमेंट ने उसकी कॉस्ट आ रही है 153,166,720 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल चिल्ड्रन ऑफ एक स्कूल है उसके बच्चों ने 40,575 रुपीज़ का एक फ़ंड रेज किया। फ़ंड रेज का मतलब है पैसे इकट्ठे किए चंदे के तौर पे। अब जो पैसे इकट्ठे किए स्कूल के बच्चों ने उन पैसों को डिवाइड करना चाहते हैं वो 15 नीडी फैमिलीज़ में, यानी जो गरीब लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो मोहताज होते हैं, उनको कहते हैं नीडी फैमिलीज़। यानी टोटल जो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया है तमाम बच्चों ने पैसे जमा करके वो अमाउंट बनती है ₹40,575। अब इसको कितनी फैमिलीज़ में डिवाइड करना है, जो नीडी फैमिलीज़ हैं वो 15 फैमिलीज़ हैं। अब पूछा क्या गया, 2 चीज़ें पूछी हैं कि ईच फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे और पैसे देने के बाद कितने पैसे बचेंगे, यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो तरीकाकार वो ये, अगेन आपके पास अमाउंट यानी जो बिगर अमाउंट है वो गिवन है और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बताइए 15 कि हर फैमिली को या ईच फैमिली को क्या मिलेगा, क्योंकि ईच की वैल्यू फाइंड करनी है लिहाजा डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद देखेंगे अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तो उसको हम कहेंगे कोई पैसे नहीं बचे, और अगर रिमाइंडर में कुछ बच जाता है तो वो हमारी बैलेंस या अमाउंट लेफ्ट होगी। कैसे देखें, पहले लिखें अमाउंट रेज कि कितनी अमाउंट बच्चों ने रेज की है यानी कलेक्ट की है, वो है ₹40,575। अब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ लिखें कि कितनी नीडी फैमिलीज़ हैं। क्वेश्चन में बताया कि देयर आर 15 नीडी फैमिलीज़ के 15 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें वो पैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या डिवाइड करने हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ़ नीडी फैमिलीज़ इज इक्वल टू 15। अब पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट ईच फैमिली विल गेट, कि हर फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे। अगेन ईच फैमिली को फाइंड करना है लिहाजा हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने आपको डेमो करने के लिए कैसे डिवाइड करते हैं डिवाइड करके इधर दिखाया है। तो लिखेंगे 40,575 डिवाइडेड बाय 15। अब आपको ये पता है डिवीजन का मेथड क्या है कि 15 का टेबल 40 से नीचे नीचे पड़ेंगे। 15 2 30, इसमें से माइनस किया, 0 में से 0, 4 में से 3 1, फिर ये 5 कैरी किया, अब हो गया 105।
15 7 आर 105। अब जो रिमाइंडर आया आपने नीचे 7 कैरी किया। ये भी आपको पता है कि अगर आप कोई डिजिट कैरी कर लेते हैं और वो नंबर इससे छोटा हो तो फिर 0 लगा के दूसरा डिजिट भी कैरी कर लेते हैं। तो यही किया यहाँ पे, पहले 7 को कैरी किया, फिर बात नहीं बनी तो फिर ये दूसरा 5 भी नीचे कैरी कर लेंगे। अब 15 7 आर 15 5 आर 75। ये देखें रिमाइंडर आ गया हमारा 0। इसका मतलब है क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मच अमाउंट ईच फैमिली विल गेट, कि हर फैमिली को मिलेंगे ₹2705 और रिमाइंडर क्या है, देखें रिमाइंडर हमारा 0 है। इसका मतलब है हमारे पास कोई पैसे नहीं बचेंगे, जितने भी पैसे कलेक्ट हुए हैं वो पूरे तमाम 15 फैमिलीज में डिवाइड हो जाएंगे। जैसा लिखेंगे ईच फैमिली विल गेट ₹2705, अमाउंट लेफ्ट नील। नील का मतलब है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, जितने पैसे कलेक्ट हुए थे वो 15 फैमिलीज में बराबर या तकसीम कर दिए गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 2705 ईच फैमिली के हिस्से में आया और अमाउंट लेफ्ट में 0, यानी अमाउंट लेफ्ट लिखेंगे नील। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि एक फैक्ट्री है जिसमें 267 एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉयज़ का मतलब है जो लोग वहाँ पे काम करते हैं। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इदारे में, किसी भी कारखाने में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको कहते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें 267 एम्प्लॉयज़ हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू 267। वेज ऑफ ईच वर्कर, के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की वेज बताइए, यानी हर एक को बराबर एक वेज मिल रही है। यानी ऐसे समझ लें अगर आपके स्कूल में सपोज 10 टीचर पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर को अगर 10,000 रुपये मिलता है यानी सबको बराबर मिलता है, तो इसका मतलब है टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर आपको ईच वर्कर की या ईच चीज़ की कॉस्ट दी हो तो ज़्यादा की फाइंड करनी, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 267, लिखेंगे वेज ऑफ ईच वर्कर, कि हर वर्कर की या हर एम्प्लॉय की कितनी वेज है, यानी उसको कितने पैसे मिलते हैं, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है, उसको कितनी सैलरी मिलती है, वो है ₹2384। अब पूछा क्या है कि वेज ऑफ द वेज बिल फॉर द मंथ एंड वेज बिल फॉर द ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर हर वर्कर को या हर एम्प्लॉय को ₹2384 मिलते हैं तो पहले हम निकालेंगे कि 267 लोगों को कितने पैसे मिलेंगे। तो क्या करेंगे, ईच वर्कर की दी हुई है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 267 से, और ये हमारा आ जाएगा मंथली बिल, यानी हर महीने इतने पैसे का वेज बिल बनेगा कि जितने एम्प्लॉयज़ उनको कितने पैसे पे किए जाएंगे। और फिर बाद में निकालेंगे हम कि वेज बिल फॉर द होल ईयर, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं, लिहाजा हम पहले एक माह की निकालेंगे फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे साल की वेज बिल आ जाएगा। कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू 267, वेज ऑफ ईच वर्कर इज ₹2384 एंड वेज बिल फॉर द 1 मंथ, यानी एक मंथ का कितना होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे ₹2384 मल्टीप्लाइड बाई 267। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ₹636,528। पहले मैंने आंसर निकाला और फिर कॉमर्स प्लेस कर दिया ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब लिखेंगे वेज बिल फॉर द होल ईयर, एक महीने का आया तो साल का कैसे निकालेंगे, क्योंकि साल में 12 माह होते हैं, जैसे इसको हम 12 से यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे फिगर गलत है, कॉमर्स भी गलत है, यानी 636,528 मल्टीप्लाइड बाई 12, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7638336, यानी फिर हम इसमें कॉमर्स प्लेस करेंगे राइट टू लेफ्ट हर 3 डिजिट्स के बाद, तो ये बनने में आसानी हो जाएगी। लेकिन यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये आ गया मिलियन। इसका मतलब है 638,336 ये हमारी टोटल वेज बिल आ गया फॉर द होल ईयर। रिवाइज कर लेते हैं।
कि एक्सरसाइज 1C में आपको दो कॉन्सेप्ट दिए हैं कि जब आपने किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो मल्टीपल्स ऑफ 10 से, यानी 10, 100, 1000 एट्सेट्रा से, तो आपने उसको पूरा लॉन्ग प्रोसेस से नहीं मल्टीप्लाई करना। जस्ट आपने क्या करना है, जो भी होल नंबर दिया है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स में जितने ज़ीरो दिए हैं, 10 है तो एक ज़ीरो अटैच कर देंगे, 100 है तो 2 ज़ीरो अटैच कर देंगे, और 1000 है तो 3 ज़ीरो के साथ अटैच कर देंगे। यानी आपको मल्टीप्लाई करने का पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली जब हम किसी होल नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से, 100 से या 1000 से, तो जो होल नंबर गिवन है उसके जो एंड पे ज़ीरोस दिए होते हैं, यानी यूनिट, टेंस और 100 की प्लेस पे आपने उनको ख़त्म करना होता है। यानी जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वाला ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, 100 से करेंगे तो यूनिट और 10 वाला ख़त्म हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो यूनिट, 100 और यूनिट, टेंस और 100 वाला ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर 10,000 से करेंगे तो यूनिट, 10, 100, 1000 वाला ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली तो उसके बाद जो भी हमारी अमाउंट बचेगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया कि जब भी आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको गौर से पहले पढ़ना है। अगर आपको किसी चीज़ की ईच की वैल्यू दी है और ज़्यादा की फाइंड करनी है तब आपने उसका प्रोडक्ट लेना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। और जब आपको ज़्यादा कॉस्ट दी हुई हो, यानी बड़ी अमाउंट बताई हो और ईच की फाइंड करनी हो या 1 की फाइंड करनी हो, तब हम उसको डिवाइड करेंगे। इन तमाम जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई हैं आप इनको गौर से देखें, समझें। जब आपको ये समझ आ जाएंगी तो मैंने जो होमवर्क में काम दिया वो आपको समझ आ जाएगा। अभी होमवर्क नोट कर लें। होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट। अब ये क्या है 4, 5, 6, 7, 8 में उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको कोई होल नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से और 1000 से, या जो बाकी क्वेश्चन होंगे उसमें डिवाइड करना होगा किससे, वैसे ही कहीं पे 10 से, फिर 100 से और 1000 से। इसका मतलब ये सारे आसान से सवाल थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आपने कंप्लीट करना है बिल्कुल इसी प्रोसेस के ज़रिए जो मैंने आपको समझाया। यानी आपने लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करना, उसको पूरा प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना, जस्ट ज़ीरोस को प्लेस करना है या ज़ीरोस को रिमूव करके आपने सॉल्व करना है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स जो है पेज नंबर 16 में ये 1, 2, 3, 4 मैंने करवा दी और आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूँ। आपको हिंट भी बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो अमाउंट गिवन है 7,56,480, उसको डिवाइड कर देंगे 240 से। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी फिगर दी हुई है और 1 की या ईच की पूछी है, लिहाजा इसको डिवाइड करके करेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 469 को 8 से, यानी इसमें हमें ईच की वैल्यू दी हुई थी, यानी बताया हुआ है कि जो वो स्वेटर मिलीमीटर में पुट बनाती है, एक बच्ची है तो वो 8 दिन अगर मुसलसल बनाती रहेगी तो क्या होगा, क्योंकि हमें एक दिन का बताया हुआ है, 8 दिन का पूछा हुआ है, तो इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है आपको लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम डी मैथ्स और बीओडी मैथ्स का कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें हमने कैसे करना होता है कि होल नंबर्स में डी मैथ्स और बीओडी मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड।